तेरी कंपनी का नाम तो अप्रूव हो गया था ना, क्या हुआ? अभी तक कंपनी बनी नहीं। कि प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है और पार्टनरशिप को 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल के चलाते हैं। स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और फंडिंग तो भूल ही जा। ट्रेडमार्क तो फाइल करा दिया मैंने। आज कंपनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तेरी कंपनी का नाम तो अप्रूव हो गया था ना, क्या हुआ? अभी तक कंपनी बनी नहीं। यार मैं तो कंफ्यूज हो गया। पिछले हफ्ते मेरे पापा के क्लोज फ्रेंड आए थे, पुराने बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा स्टार्टअप के लिए कंपनी के चक्कर में मत पड़ो, पेनल्टीज बहुत ज़्यादा हैं कंप्लायंसेस ना करने की। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बना लो, सस्ते में काम हो जाएगा। जब स्टार्टअप चल पड़े तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सोचना। इसलिए अभी तक मैंने अपनी कंपनी बनवाई नहीं है। अच्छा, तो इसमें इतना सोच क्यों रहा है? प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बना ले, पर देख ले बाद में पछताना ना पड़े, क्योंकि ये सस्ता बाद में कितना महंगा पड़ेगा पता भी है तुझे? पता नहीं पता ना, इसलिए तो डिस्कस कर रहा हूँ। अभी कल ही मेरा एक फ्रेंड और मिला, वो कहने लगा कि प्रोप्राइटरशिप की जगह ओपीसी और पार्टनरशिप की जगह एलएलपी के नए फॉर्मेट आ गए हैं, ये ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद तो मैं बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया। अब समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रोप्राइटरशिप बनाऊं या पार्टनरशिप बनाऊं, ओपीसी बनाऊं कि एलएलपी बनाऊं या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाऊं। ओ भाई, जितने लोग उतनी बातें, जितने ज्यादा लोगों की सुनेगा उतना ही कंफ्यूज होगा। थोड़ा खुद तो अपना दिमाग लगा और खुद से ये डिसाइड कर कि किस फॉर्मेट में तुझे अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना है। इसके लिए तुझे अपने बिजनेस की कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तुझे पता होना चाहिए तेरे बिजनेस का नेचर क्या है, तू कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने वाला है, उसमें कितना रिस्क है, तुझे लाला स्टाइल में बिजनेस करना है या कॉर्पोरेट स्टाइल में, तुझे बाहर से फंडिंग की नीड होगी या नहीं, तुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है या ऑफलाइन बिजनेस करना है, तुझे अकेले बिजनेस करना है या पार्टनर्स के साथ करना है। और उसके बाद तुझे ये पता होना चाहिए कि किस फॉर्मेट के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब बता कि तुझे ये सब अगर पता है तो तू खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि तुझे किस फॉर्मेट में अपना स्टार्टअप रजिस्टर करना चाहिए। बात तो सही है। हाँ, कह तो तू सही रहा है। मुझे अपने बिजनेस के बेसिक्स तो पता हैं, बस तू मुझे हर फॉर्मेट के फायदे और नुकसान समझा दे। ओके, प्रोप्राइटरशिप से शुरू कर लेते हैं। प्रोप्राइटरशिप मतलब लाला जी की दुकान। किसी को अगर अपनी नई दुकान बनानी है तो ऐसे में प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेट सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना होता। बाई चांस करंट अकाउंट की जरूरत पड़ जाए तो सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाता है। नाम जो मर्जी रख लो, क्योंकि नेम अप्रूवल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हाँ, बाद में कोई इशू ना आए इसके लिए उस नाम का ट्रेडमार्क फाइल जरूर करवा लेना चाहिए। इस फॉर्मेट में पैन कार्ड भी अलग से जारी नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें प्रोप्राइटर का ही पैन कार्ड सब जगह लिंक किया जा सकता है। इसके अलावा इस फॉर्मेट में अदर फॉर्मेट के मुकाबले बहुत ज्यादा सरकारी रूल्स एंड रेगुलेशन भी फॉलो नहीं करने होते। वाह यार, फिर तो ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया है। रुको जरा, सबर करो। तू पहली बात सुनते ही खुश हो जाता है, पूरी बात तो सुन ले। ये फॉर्मेट दुकानदार टाइप के लोगों के लिए है जो अपनी ही पूंजी से 2-4 एम्प्लॉइयों के साथ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें तुझे स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और फंडिंग तो भूल ही जा। और एक बात बता, तेरे विजिटिंग कार्ड पर तेरे नाम के नीचे प्रोप्राइटर लिखा होगा तो मजा नहीं आएगा। फंडिंग क्यों नहीं ले सकते इस फॉर्मेट में? भाई, फंडिंग के बदले में ना शेयर्स देने होते हैं और प्रोप्राइटरशिप में शेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओहो, फिर तो ये फॉर्मेट किसी काम के नहीं है। मैं फंडिंग लूं या ना लूं, ऑप्शन तो होना चाहिए ना। और फिर स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट तो मुझे लेना ही लेना है। इसके अलावा मेरे विजिटिंग कार्ड पर सीईओ, को फाउंडर, फाउंडर, डायरेक्टर जैसी डेजिग्नेशन होनी चाहिए। प्रोप्राइटर लिखने से तो बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा। तो दूसरा फॉर्मेट जो पार्टनरशिप फर्म फॉर्मेट बोला जाता है वो भी तेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें भी तेरा डेजिग्नेशन पार्टनर ही होगा। और फिर ये फॉर्मेट भी फंडिंग के लिए सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें भी शेयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में फर्क क्या होता है? पहला तो ये कि प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर होता है और पार्टनरशिप को 2 या 2 से ज्यादा लोग मिल के चलाते हैं। और दूसरा, पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड से होता है, जिसके आधार पर नया पैन कार्ड भी जारी किया जाता है। पार्टनरशिप फर्म 2 तरीके की होती है, एक अनरजिस्टर्ड और एक रजिस्टर्ड। स्टार्टअप इंडिया स्कीम का बेनिफिट सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म ही ले सकती है। ओहो, अब समझा।
पर अंकल जी ने क्यों प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करने के लिए बोला फिर? मुझे क्या पता। अरे छोड़ ना उनको, तू अपना दिमाग लगा। अंकल जी को क्या पता आजकल के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। उनको लग रहा होगा कि तू कोई छोटी मोटी दुकान खोलने जा रहा है। कहाँ था पहले स्टार्टअप का नाम, स्टार्टअप इकोसिस्टम का नाम? पहले कहाँ स्टार्टअप फंडिंग के बारे में बात होती थी? पहले कहाँ थी स्टार्टअप इंडिया स्कीम? पहले तो लोग प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ही अपना बिजनेस स्टार्ट किया करते थे। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट या टर्नओवर की लिमिट भी होती है क्या, कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आज भी ऐसी बहुत सारी प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म्स हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है और प्रॉफिट लाखों में है। तो ये दोनों फॉर्मेट तो रिजेक्ट हो गए। अब क्या बनाऊं, एलएलपी बनाऊं कि ओपीसी बनाऊं? ये तो नए जमाने के फॉर्मेट है और प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से बेहतर भी है। एक भाई एलएलपी बनाएगा ना तो भी तेरा डेजिग्नेशन पार्टनर ही रहेगा, क्योंकि है तो ये पार्टनरशिप फर्म ही, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। और इस फॉर्मेट में भी फंडिंग लेने में इशू आ सकता है, क्योंकि इसमें भी कोई शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर ये पार्टनरशिप फर्म से बेहतर कैसे हुई? जो लोग सर्विस सेक्टर में सिर्फ अपना पैसा लगाकर काम करना चाहते हैं, उनके लिए एलएलपी पार्टनरशिप फर्म से बेहतर ऑप्शन है। सर्विस सेक्टर में बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज्यादा पार्टनर्स चाहिए होते हैं, और एलएलपी ही ऐसा फॉर्मेट है जिसमें पार्टनर्स रखने की कोई अपर लिमिट नहीं है। दूसरा, एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अगर कल को कोई एलएलपी में गड़बड़ हो गई, जैसे कोई नुकसान हो गया, कोई कर्ज आ गया, तो ऐसे में एलएलपी के पार्टनर्स की उतनी ही पूंजी डूबेगी जितनी उन्होंने एलएलपी में लगाई होगी। उनकी पर्सनल एसेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर की गलती की वजह से बाकी सभी पार्टनर्स की एसेट्स स्टेक पर आ जाती है। तो फिर ओपीसी कैसा रहेगा? इसमें बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फंडिंग लेने का इशू इसमें भी है। 100% शेयर होल्डिंग किसी एक ही पर्सन के पास रहती है, इसीलिए इसे 1% कंपनी बोला जाता है। इसके अलावा इसके नाम में ओपीसी वर्ड का आना पब्लिक को वन मैन शो का एहसास दिलाता है। 2 करोड़ टर्नओवर हो जाने के बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना मजबूरी होती है। और कंप्लायंस की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 1% कंपनी के कंप्लायंसेस बराबर ही है। इसलिए मैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करवाने की ही सलाह दूंगा। पर प्राइवेट लिमिटेड में तो कंप्लायंसेस ही इतने सारे हैं जिनको नहीं करने पर पेनल्टी भी बहुत लगती है। इसलिए तो सबका ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ही रहता है। चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे बैंकर हो, प्राइवेट लिमिटेड पर ही भरोसा करते हैं। और भरोसे की कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। और पेनल्टी तो तब लगेगी जब तू कंप्लायंस टाइम पे नहीं करेगा, और कंप्लायंस तूने तो करने नहीं है, किसी प्रोफेशनल ने करने हैं। तो ऐसा प्रोफेशनल पकड़ जो ये गारंटी दे सके कि अगर टाइम पे फाइलिंग नहीं हुई तो पेनल्टी वो देगा, जैसे कि न्यू सोर्स। अच्छा, न्यू सोर्स ऐसी भी गारंटी देता है? फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यार, प्राइवेट लिमिटेड ही बनाते हैं अब तो। देख ले, अभी भी सोच ले, 2-4 लोगों से और डिस्कस कर ले। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, और कंफ्यूज नहीं होना मुझे। कंपनी बनवाता हूँ, फिर मिलता हूँ। बाय।